नमस्ते दोस्तों, आज हमारे मरुदुरा चैनल पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम पढ़ाएंगे और ये कैसे हैं, इनके कौन कौन से आर्टिकल है, इसके महत्व क्या हैं, इसकी विशेषता क्या है, उनके बारे हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो ये संविधान के भाग 4 में है। आर्टिकल 36 से यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। ये आयरलैंड के संविधान है, उससे हमने लिए गए हैं। और इस राज्य के निर्देशक तत्व के हम महत्व क्या हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत सरकार के कल्याणकारी कामों का आधार या आधिकारिक योजनाएं जो भी बनती हैं सामाजिक कल्याण की, वो जो राज्य के निर्देशक आधार के आधार पर ही बनती हैं। ये संविधान का दर्शन निहित है। इसमें इसे संविधान का आईना नज़र आता है अगर विस्तार रूप से समझे तो। और जब न्यायपालिका के सम्मुख कोई समस्या आ गई, संविधान कठिनाई उत्पन्न हुई है, तो न्यायपालिका ने संविधान की प्रस्तावना और राज्य के निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर संविधान को समझने का प्रयास किया है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के द्वारा जनहित याचिका के अंतर्गत जीवन के अधिकार की विस्तृत व्याख्या की गई है और जीवन के अधिकार में आजीविका भी निर्देशक तत्वों में वर्णित है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है ये बताया है। भारतीय राज व्यवस्था के लक्ष्य यानी आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है नीति निर्देशक के बारे में। ग्रेनविल अस्टिन ने कहा है कि निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है। बी.एन. राव ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 37 में देश के शासन में मूलभूत माना गया है। आर्टिकल 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आर्टिकल 38 में व्याख्या की गई है। आर्टिकल 39 में सभी नागरिकों को आजीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार हैं। आर्टिकल 39 क में समान अवसर के आधार पर न्याय देना और निःशुल्क कानूनी सहायता देना। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन करना। आर्टिकल 41 में बुढ़ापे में, बेरोजगारी में, बीमारी में, अशक्तता होने पर आदि की दिशा में काम और शिक्षा की लोक सहायता देना। जो लोक कल्याण की कार्य जो योजनाएं आर्टिकल 41 के तहत आती हैं। आर्टिकल 42 में कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता करना। आर्टिकल 43 में कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी या कुटीर उद्योगों का विकास में सहयोग करना। आर्टिकल 43 क में उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान या कानून बनाना। आर्टिकल 43 ख के अनुसार सहकारी समितियों का उन्नयन करना। आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना। समान नागरिकता संहिता केवल गोवा राज्य में ही लागू है। आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा और देखभाल करना। आर्टिकल 46 में SC, ST और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा, अन्य हितों की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक न्याय और सुनिश्चित करना। आर्टिकल 47 में लोगों के पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना। आर्टिकल 48 में कृषि पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना। आर्टिकल 48 क में पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीव की रक्षा करना। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों, साधनों, स्थानों और अन्य वस्तुओं का संरक्षण करना। आर्टिकल 50 में राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाना। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इसमें अनुच्छेद
39 क, 43 क, 48 क को शामिल किया गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से अनुच्छेद 38 की परिभाषा में यानी भाषा में परिवर्तन किया गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 3 के अनुच्छेद 45 को जोड़ा गया, जो शिक्षक अधिकार को कहते हैं, जो प्राथमिक शिक्षा अधिकार, जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, अनिवार्य है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से अनुच्छेद 43 ख जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया। तो दोस्तों, ये हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने पढ़ लिए हैं। अब हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जो भी पॉलिटिकल दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।